हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में मैथमेटिक्स चल रही है और मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने अभी एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारी चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। और अब जो है आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बट क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कह रहे थे कुछ बच्चे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 आपने नहीं करवाया है। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इजी था वो, इसलिए मैंने नहीं बताया था आपको। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ दे दूंगा कि उसको करना कैसे है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है जिनमें मुझे लगता है कि आपको समस्या आ सकती है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा आज। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स जो दी हुई है वो दी हुई है 1 2 -1 -1। इसके साथ ही आपको दी हुई है एक बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है वो दी हुई है ए बी 1 -1। आपको जो है यह भी दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है इस a और b का मान। a तो कितना होगा और b कितना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना है। पहले हम दाएं पक्ष की बात कर लेते हैं, ये सॉरी बाएं पक्ष की। तो आप पहले क्या करो, बायां पक्ष निकालेंगे आप लोग। मैं सिर्फ एक आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। जोड़ और गुणा करना है आपको, ठीक है। और जोड़ और गुणा और मतलब जो भी संक्रियाएं उनके काफी क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको यहाँ पे। तो बाएं पक्ष में आप क्या निकालोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे आप। मतलब पहले तो a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स जोड़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप a प्लस बी ज्ञात करोगे। a प्लस बी कितना आएगा? संगत पदों को जोड़ देंगे। एक में a जुड़ेगा, 1 प्लस a, -1 में 1 जुड़ेगा, -1 प्लस 1, 2 में b जुड़ेगा, 2 प्लस b, -1 में -1 जुड़ेगा, -1 प्लस -1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1 और a 1 प्लस a, -1 से 1 गया 0, 2 प्लस b 2 प्लस b, और -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस ही हो जाएगा। तो -2। अब ये तो हमारा a प्लस बी आ गया। अब हम याद करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों? कि a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करना है। तो 1 प्लस a 2 प्लस b, 0 -2 को 1 प्लस a 0 2 प्लस b और -2, खुद से खुद को ही गुणा करना है बच्चों, ठीक है। तो गुणा करने के बाद ये जो आएगा उसको आपको क्या करना है? जैसे आपने इसको गुणा कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो वो आपका दायां पक्ष आ जाएगा। गुणा अब आपको खुद को करना है। गुणा करने का तरीका आपको पता है क्या होता है? आपको ध्यान है कि यहां पे जो है ये एक 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये समान है तो ये गुणा हो सकते हैं। गुणा होने के पश्चात जो क्रम आएगा वो क्या आएगा? 2 × 2। तो जो मैट्रिक्स आएगी मेरे पास गुणा करने के पश्चात वो किसकी आएगी? 2 × 2 की आएगी। तो ये a11 a12 a21 a22 ये मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगी 2 × 2 की। a11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दो, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आपको क्या याद करना है? उधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप क्या याद करोगे? दायां पक्ष है बच्चों, ये हमारा दायां पक्ष रहेगा। तो a स्क्वायर याद करने के लिए a को a से गुणा करोगे, तो a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से गुणा कर लेना। और b स्क्वायर याद करने के लिए b को b से गुणा करोगे, तो b को b से गुणा कर लेना। और फिर जो आए उन्हें जोड़ देना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा उन्हें जोड़ दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। उन्हें जोड़ने के पश्चात जो आएगा उसको वापस किसके बराबर रख दोगे? ये जो बायां पक्ष आएगा गुणा करने के पश्चात, ठीक है बच्चों, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आएगा।
तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर रख दोगे, यहां से जो निकल के आएगा उसको तो यहां रख देंगे, और a स्क्वायर और b स्क्वायर को जोड़ने पर जो आएगा, पहले a स्क्वायर ज्ञात करोगे और b स्क्वायर ज्ञात करोगे, इनको वर्ग ज्ञात करने पे जो आव्यूह आएंगे उन्हें आपस में जोड़ोगे तो यहां ये लिख दोगे। फिर दोनों को बराबर करने पर क्या होगा, दो आव्यूह बराबर में आ जाएंगे। अब आपको पता है दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत पद भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो उनके संगत पदों को बराबर करना है और समीकरण बना के a और b का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आप लोगों को खुद से करना है क्योंकि इसमें कोई खास वो नहीं है, बस गुणा और जोड़ और ये सब चीजें हैं जो कि हम काफी बार कर चुके हैं, तो इसमें हम फालतू में वीडियो में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, हमारा जो 12th क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ध्यान से आपको यहाँ देखना है, गौर से देखना है। यहाँ पे आपको देखिए a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 0 माइनस 10x बटा 2 10x बटा 2 0। इसी के साथ उसने एक चीज कही है क्वेश्चन में आपको कि i जो है वो 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह है। तो i जो है, i क्या होता है बच्चों, आपको पता है इकाई आव्यूह क्या होता है। इकाई आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या होते हैं, एक, बाकी सब अवयव क्या होते हैं, शून्य। ठीक है, तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव मैंने एक ले लिए, बाकी अवयव शून्य ले लिए, और ये किस क्रम का आएगा, 2x2 क्रम का आएगा। ठीक है, 2x2 क्रम का उसने कहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स। तो पहले तो इसका बायां पक्ष निकालना है, फिर इसका दायां पक्ष निकालना है, फिर सिद्ध करना है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो देखो बायां पक्ष क्या आएगा बच्चों, अगर मैं बायां पक्ष की बात करूं यहाँ पे, तो बायां पक्ष क्या है बच्चों, i प्लस ए। तो चलिए i प्लस ए निकाल लेते हैं। i प्लस ए का मतलब क्या है बच्चों कि i में a जुड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ऐड करके कर रहा हूं यहाँ पे। देखो i 1 में 0 जुड़ेगा 1, 0 में माइनस 10x बटे 2 जुड़ेगा माइनस का 10x बटे 2, 0 में 10x बटे 2 जुड़ेगा 10x बटे 2, 1 में 0 जुड़ेगा 1। ये तो क्या आ गया बच्चों हमारा, ये आ गया हमारा बायां पक्ष। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमारा दायां पक्ष। तो देखो दायां पक्ष कैसे ज्ञात करेंगे, दायां पक्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो दायां पक्ष ज्ञात करना है तो दाएं पक्ष में क्या होगा, देखो दाएं पक्ष में i माइनस ए, i माइनस ए का क्या मतलब है बच्चों, i में से a घटाना है आपको। मैं यहां लिख देता हूं दायां पक्ष क्या है आपका, दायां पक्ष है i माइनस ए और उससे गुणा हो रहा है cos x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो i माइनस ए निकाल लेता हूं मैं यहां से। i माइनस ए का क्या मतलब है बच्चों कि i में से अब a घटाना है, आपको ध्यान रखना i में से a घटाना है। 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 10x बटा 2 जाएगा, तो देखो 0 में से 10x बटा 2 जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x बटा 2। 0 में से 10x बटा 2 जाएगा तो माइनस का 10x बटा 2, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा आ गया। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो आ गया i माइनस ए। अब इसको भी मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, ये मेरा दायां पक्ष है, मुझे क्या करना है, ये दायां पक्ष हल करना है। देखो बाएं पक्ष में मैं कुछ नहीं कर सकता, बायां पक्ष ये आ गया, अब इसको मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन दाएं पक्ष में मेरे पास इन दोनों को गुणा करने का रास्ता है, अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं हल किसको करूंगा बच्चों, दाएं पक्ष को। कैसे हल करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, और मुझे क्या चाहिए, बायां पक्ष। एक बात क्लियर है कि बाएं पक्ष में tan में है चीजें, किसमें है, पद किसमें है या अवयव किसमें है, tan के रूप में। तो मैं क्या करूंगा, यहां सभी चीजों को tan में बदलने की ही कोशिश करूंगा। अब देखो ये तो tan में है, इन्हें भी मैं tan में अगर बदल लूं, इन्हें भी अगर मैं tan में बदल लूं तो मेरा काम हो सकता है। अगर इन्हें भी मैं tan में बदल लूं तो मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। अब इन्हें tan में कैसे बदलूं, बात ये आती है, ये तो tan में है ऑलरेडी, tan में बदल क्यों रहा हूं, क्योंकि बाएं पक्ष में मुझे tan चाहिए, बाएं पक्ष में tan चाहिए। तो यहां तो ये तो tan में है बट ये tan में नहीं है दाएं पक्ष में, पहले इनको बदलूं फिर गुणा कर लूं। ठीक है, तो इन्हें देखो बच्चों tan के रूप में कैसे बदल सकता हूं मैं, देखो यहां मैं रफ में कर रहा हूं, और आप लोग इस चीज को साथ में ही लिख लेना, साथ ही साथ उतारते जाना, क्योंकि इसे मैं बाद में इरेज करूंगा। ये काम रफ का है बट आएगा कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं।
देखो सबसे पहले कॉस की बात करता हूं। अब आपको पता है कॉस 2 थीटा, 11th क्लास में हमने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पढ़े थे। कॉस 2 थीटा मतलब कॉस को अगर tan के रूप में लिखना है तो एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर cos थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहूं मैं तो मैंने क्या किया, थीटा में 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, थीटा आ गया। तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। मतलब cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। वापस बता रहा हूं, देखिए cos 2 थीटा था तो 2 थीटा को थीटा बनाने के लिए मैंने 2 का भाग दे दिया थीटा में, इधर थीटा में 2 का भाग दिया तो इधर भी थीटा में किसका भाग दे दिया, 2 का। तो देखो बच्चों cos, ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, cos x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन की। तो आपको पता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे तो साइन थीटा चाहिए ना, सिर्फ 2 थीटा थोड़ी है, तो थीटा इसको थीटा बनाने के लिए इसमें भी 2 का भाग दूंगा तो यहां भी 2 का भाग आ जाएगा, यहां भी 2 का, 2 से 2 कट जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहां माइनस साइन एक्स है तो माइनस की जगह तो मैं माइनस को रहने देता हूं, और 2 tan थीटा बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, फिर से साइन एक्स है, सॉरी यहां पे x आएगा, थीटा नहीं आएगा क्योंकि ये x के रूप में। अब यहां पे साइन x है तो साइन x का मैं निकाल चुका हूं, ये सभी फिर से मैं इसको ये लिख दूंगा 2 tan x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। और फिर से cos x है तो cos x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस tan x बटे 2 बटे tan स्क्वायर x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है इसको मैंने किस में बदल दिया, इसको मैंने इसको भी tan में बदल दिया है, tan के रूप में बदल दिया है। अब देखिए बच्चों, इनको अब मुझे गुणा करना है, बट गुणा करने से पहले मैं क्या देख रहा हूं कि ये बार बार इतना बड़ा मैं अगर गुणा करूंगा तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, इसको बार बार लिखना मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो गलती होने के चांस भी ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस चीज से बचने के लिए कि इसको इतनी बड़ी चीज को बार बार ना लिखूं, मैं इस देखो tan x बटा 2 सब जगह आ रहा है, तो इस tan x बटा 2 को मैं कोई छोटी सी चर राशि मान लेता हूं, मान डाल देता हूं, बाद में वापस इसका मान डाल दूंगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि ये कैसे आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लगा इसे नोट कर लीजिए, इसे हम मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहां थोड़ी जगह है तो यही कर देता हूं मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना tan x बटा 2 बराबर कुछ भी मान लीजिए p मान लो, tan x बटा 2 क्या मान लिया मैंने, p। ठीक है, अब मतलब जहां जहां tan x बटा 2 होगा वहां मैं p लिख दूंगा। ये सिर्फ मैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा आसानी से हल करने के लिए और जटिलता को कम करने के लिए हम इसे ये मान रहे हैं, जिससे हमें आगे हल करने में दिक्कत ना हो। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अब ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1 tan x बटा 2 की जगह p माइनस tan x बटा 2 की जगह माइनस p 1, और यहां ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 1 माइनस p स्क्वायर बटे 1 प्लस p स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2p बटे 1 प्लस p स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर, और ये बन जाएगा ये बन जाएगा 2p बटे 1 प्लस p स्क्वायर,
और ये बन जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये विजिबल है बिल्कुल। तो जहां जहां tan x बटा 2 था वहां मैंने क्या रख दिया बच्चों, p रख दिया है। ठीक है, जहां जहां tan x बटा 2 था वहां मैंने क्या रख दिया, p रख दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जटिलता को कम करने के लिए ये स्टेप मैंने किया है। और tan में क्यों बदला इन सबको, क्योंकि बायां पक्ष जो मुझे चाहिए उसमें सब कुछ tan में है, तो मैं tan में ही रखूंगा उसे। चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं बच्चों। अब तो देखिए, अब गुणा करते हैं। गुणा में सबसे पहले तो देखो क्या ये 2 इंटू 2 की है क्या, बिल्कुल ये 2 इंटू 2 की है। और ये किस क्रम की है, तो इसमें देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये भी 2 इंटू 2 क्रम की है। तो ये गुणा हो सकती है, ये गुणा हो सकती है क्योंकि ये इसके बराबर है। और गुणा करने के पश्चात जो क्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो भी 2 इंटू 2 ही होगा। तो 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगी गुणा करने के पश्चात, तो वो मैं इधर रफ में मान लेता हूं A11, A12, A21, A22, ये एक मैट्रिक्स मान ली मैंने रफ में, जो गुणा करने के पश्चात मुझे प्राप्त होगी। अब इस मैट्रिक्स के अवयव याद कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे अगर इसे तो क्या आएगा, देखिए पहले A11, पहली जो पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी। देखो एक अगर इससे गुणा होगा, एक अगर इससे गुणा होगा तो यही तो आएगा वापस। एक अगर इससे गुणा होगा तो यही आ जाएगा, तो ये लिख दूंगा मैं 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी किससे गुणा होगा, इससे। पी किससे गुणा होगा, इससे। तो ये पी से गुणा होगा तो देखो 2p, पी से गुणा होगा तो 2p स्क्वायर, 2p अगर p से गुणा होगा तो 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी का स्क्वायर, 1 प्लस पी का स्क्वायर। और ये प्लस आप जानते हो क्यों लगाया, क्योंकि जब अवयव गुणा होते हैं तो बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है। ये हमारा A11 आ गया बच्चों। अब A12 याद करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो फिर ये 1 से गुणा होगा तो वापस यही आ जाएगा। अगर ये 1 से गुणा होगा तो फिर से यही आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 2p बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस p इससे गुणा होगा तो बच्चों, अब p जब इससे गुणा होगा तो p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको, p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इससे गुणा हुआ तो वही आ गया, ये इससे गुणा हुआ तो p 1 माइनस पी स्क्वायर से गुणा हुआ तो वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब A21 याद करते हैं। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो देखो क्या होगा, माइनस पी इससे गुणा होगा। अब जब माइनस पी इससे गुणा होगा तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस पी, और ये किससे गुणा होगा, इससे, तो इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 1 माइनस पी स्क्वायर बटे, सॉरी बच्चों ये मैंने अलग से बना दिया इसको, ये इसी में आएगा, इसी का अवयव है ये। तो माइनस पी इससे गुणा होगा तो माइनस पी 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस, इसे थोड़ा छोटा लिख देता हूं, माइनस पी 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस, अब एक जो है वह इससे गुणा होगा। ठीक है, देखिए 2 याद कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है तो ये तो इससे गुणा हो गया, और ये जो है इससे गुणा होगा। अब ये इससे गुणा होगा तो यही आ जाएगा वापस। जब एक इससे गुणा होगा तो यही चीज वापस मिल जाएगी हमें। तो क्या मिलेगा हमें, 2p बटे 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, 2p बटे 1 प्लस पी का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर। चलिए A22 याद कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो ये जो माइनस का p है, ये जो माइनस का p है यह इससे गुणा होगा। माइनस का p, अब ध्यान से देखना, माइनस का p माइनस के 2p से गुणा होगा तो क्या मैं प्लस का 2p स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जब माइनस का p माइनस के 2p से गुणा होगा तो प्लस का 2p स्क्वायर, और बटे में क्या जाएगा
1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इससे गुणा होगा, जब 1 इससे गुणा होगा तो यही आ जाएगा वापस, तो क्या आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ी जगह की कमी की वजह से मैंने इसे छोटा लिखा है, बट ये आपका पहला अवयव आ गया, ये दूसरा अवयव आ गया, ये तीसरा अवयव आ गया, ये चौथा अवयव आ गया। इसे हल कर लेते हैं लैसे लेके अगर इसे अपन हल करेंगे तो देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट हल करूंगा, क्योंकि देखो आप सभी में क्या देख पा रहे हैं कि सभी का हर समान है, दोनों का हर समान है, तो लैसे में यही लैसे आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा p स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये तो आ गया लैसे, और क्योंकि दोनों के हर समान है तो लैसे यही आ गया, और ये इसमें जुड़ेगा तो 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया तो p स्क्वायर 1 की जगह 1 आ गया। ऐसे ही इसका भी लैसे कितना आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर। अब इधर देखते हैं क्या आएगा, देखो माइनस, अब आप चाहो तो इस चीज को रफ में भी हल कर सकते हो, माइनस का 2p, p 1 से गुणा होगा तो p, और p माइनस पी स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस का p क्यूब। ठीक है बच्चों, माइनस का 2p, p 1 से गुणा होगा p और माइनस का p क्यूब, माइनस के 2p में से p जाएगा तो माइनस का p बचेगा बच्चों, तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा माइनस p क्यूब। स्टेप बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, आप चाहो तो ये चीज यहां भी लिख सकते हो, लेकिन जगह बचाने के लिए जगह थोड़ी कम है मेरे पास, इसलिए ये चीज मैं इसको रफ में हल कर रहा हूं। आप चाहो तो इस चीज को यहां फेयर में लिख के एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए इसकी बात करूं तो इसका भी हर तो कितना आएगा बच्चों 1 प्लस पी स्क्वायर। ऊपर वाले की बात करता हूं, माइनस पी 1 से गुणा होगा माइनस पी माइनस के पी स्क्वायर से गुणा होगा पी क्यूब, और प्लस का 2p, तो 2p में से p जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2p में से p जाएगा तो बचेगा p प्लस पी क्यूब, p प्लस पी क्यूब। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां भी लेस है, तो 1 प्लस पी का स्क्वायर, और 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर जाएगा तो p स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों, ये भी 1 प्लस पी का स्क्वायर, ये भी 1 प्लस पी का स्क्वायर, ये कट जाएगा एक बार, ये भी 1 प्लस पी का 1 प्लस पी स्क्वायर, ये भी p स्क्वायर प्लस 1, ये भी कट जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस पी क्यूब। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों में से माइनस का p कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर बटे 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहां से भी मैं अगर p कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर बटे में 1 प्लस पी स्क्वायर और 1। ये 1 प्लस पी स्क्वायर इसे एक बार काट देगा, ये 1 प्लस पी स्क्वायर इसे एक बार काट देगा, कितना बचेगा 1 माइनस पी और 1। और अब मैं क्या करूंगा, जो p का मान था वो वापस रख दूंगा 1। p मैंने क्या माना था बच्चों, p मैंने माना था 10x बटा 2, तो ये माइनस का p मतलब माइनस का 10x बटा 2, p मतलब 10x बटा 2 और 1। क्या ये हमारा बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 1 माइनस 10x बटा 2, 10x बटा 2 और 1, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया बायां पक्ष, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो अच्छा सवाल है ये, इसे नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा जो 13th क्वेश्चन है ये भी आपको खुद को करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। मैं समझा देता हूं करना क्या है आपको। देखिए एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है। आपको यह भी दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इसके बराबर है, के का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली यहाँ एक समीकरण बनेगा, ए स्क्वायर ज्ञात करना है आपको। तो पहले अगर मैं बाएं पक्ष की बात करूं तो बाएं पक्ष में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से गुणा करना है। दाएं पक्ष की बात करूं
तो दाएं पक्ष में क्या है 8a प्लस के आई। अब 8a प्लस के आई का मतलब क्या है बच्चों कि 8 को तो a से गुणा करना है, यह एक अदिश गुणन है, इसलिए ये इस सब इनके सबके अवयवों से गुणा होगा। 8 एकम 8 0 माइनस 8 8 7 56 प्लस k जो है वो i से गुणा होगा, तो k 0 0 k। ठीक है बच्चों, ये दोनों जुड़ गए हैं। अब ये आ गया हमारा दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या आएगा, जो आप a को a से गुणा करके लाओगे, तो बाएं पक्ष को जो a को a से गुणा करके लाओगे उसे इसके बराबर करना है आपको। इसे आप और जोड़ सकते हो, 8 और k 8 प्लस k 0 0 0 माइनस 8 और 0 माइनस 8 और 0 को k से करेंगे k। ठीक है बच्चों, सॉरी ये 56 आएगा बच्चों, 56 को कैसे करेंगे 56 k। ठीक है बच्चों, तो अब यहां a को a से गुणा करने पर जो भी मैट्रिक्स आए, a को a से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स आएगी, देखो a को a से गुणा करने पर, क्योंकि ये 2 इंटू 2 की है तो यहां भी एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ही आएगी, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, इसको इसी से करोगे तो जो आव्यूह निकल के आएगा गुणा करने के पश्चात उसका क्रम भी 2 इंटू 2 का होगा, तो यहां पे भी कोई 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और वो इसके बराबर है, बराबर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस आव्यूह को इसके बराबर रख के k का मान ज्ञात करना है, या इसको इसके बराबर रख के k का मान ज्ञात करना है। अब हो सकता है कि दोनों की जरूरत पड़ जाए, दो चर वाला समीकरण बने तो ठीक है, बट यहाँ पे चर एक ही है तो एक चर से ही काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसे आप नोट कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि इस मैट्रिक्स को अगर a से गुणा करें तो ये प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अपन खुद करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना है हल्का सा। इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करूंगा तो ये प्राप्त होगा, तो a का मान निकालना है, a आव्यूह ज्ञात करना है एक तरीके से यहाँ पे आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो a है इसे हम कोई चर राशि क्यों नहीं कह सकते। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक आव्यूह होगा, ये एक चर राशि भी तो हो सकती है, ये एक चर राशि भी तो हो सकती है। तो देखो बच्चों, वैसे मैं आपको बता दूं, जनरल जो तरीका होता है उसमें अगर आपको कोई बड़ी ABCD से अगर लिख रहा है, मतलब कोई बड़ी ABCD का अक्षर यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो वो दर्शाता है आव्यूह को, और अगर कोई छोटी ABCD का अक्षर है तो वो दर्शाएगा चर राशि को। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में k का जो मान आप ज्ञात करेंगे, जो k का मान ज्ञात करेंगे, वो k है तो बड़ा, लेकिन आपको ज्ञात होगा एक चर का मान या एक सिंगल राशि ज्ञात होगी, 2 4 5 जो भी होगा। तो यहां थोड़ी सी इस बुक में ये गड़बड़ है। बाकी जनरली यही नियम लगता है कि अगर बड़े अक्षर द्वारा दर्शा रहा है तो वो आव्यूह की बात कर रहा है, और छोटे अक्षर द्वारा दर्शा रहा है तो चर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी में देख लेते हैं। तो देखिए, तो बच्चों a अगर एक मैट्रिक्स है तो देखो थोड़ा यहाँ दिमाग हम लगाते हैं। देखो वैसे अगर इस तरह का कोई जनरल क्वेश्चन होता कि ये मान दिया हुआ है, यहाँ a का मान ज्ञात करना है, और ये तो आप क्या करते, इसको अकेला छोड़ते, उधर ले जाते, भाग कर देते, बात खत्म। पर एक आव्यूह में दूसरे आव्यूह का भाग देना तो हमने सीखा ही नहीं, ऐसी कोई संक्रिया तो है ही नहीं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, अगर भाग देने की संक्रिया सीखी होती तो एक को अकेला छोड़ते, इसको इसके भाग में ले आते, लेकिन दो आव्यूह में भाग की संक्रिया हमने नहीं सीखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स का क्रम क्या हो सकता है, ए मैट्रिक्स का क्रम क्या हो सकता है। देखो एक चीज क्वेश्चन से क्या पता लग रही है कि इससे ये गुणा हुआ और ये प्राप्त हुआ, मतलब ये दोनों गुणा तो हुए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में गुणा तो हुई है, और अगर गुणा हुई है तो गुणा होने की जो आवश्यक शर्तें हैं उन्हें भी पूरा किया होगा। अगर गुणा हुई है तो गुणा करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उन्हें भी पूरा किया होगा, तभी गुणा हुई होगी। और गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है दो मैट्रिक्स के अंदर, कि अगर एक मैट्रिक्स Aij किसी दूसरी मैट्रिक्स Bij से गुणा हो रही है, अगर इसका क्रम A इंटू बी है और इसका क्रम P इंटू क्यू है, तो आवश्यक शर्त क्या है कि ये B जो है वो इस P के बराबर होनी चाहिए, ये B इस P के बराबर होना चाहिए, ये B इस P के बराबर होना चाहिए। इसका क्रम क्या है बच्चों, इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3, और स्तंभ कितने हैं 2, इसका क्रम है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। इसका मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस A के, मान लो A जो है वो
सी आई जे है, एक बार के लिए ए को मैं सी आई जे मान लेता हूँ और इसका क्रम मान लेता हूँ, मैं कुछ मान लेता हूँ एक्स इंटू वाई मान लेता हूँ एक बार के लिए। तो एक बात तो निश्चित है कि यह दो इस ए के एक्स के बराबर है, मतलब ए की पंक्तियों की संख्या तो कितनी है, 2 है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 2। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो हमारा ए आव्यूह है उसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, क्योंकि ये गुणा हुए हैं तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, और इसके स्तंभों की संख्या 2 है तो इसकी भी पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 2 है। तो यहाँ पे x का मान तो 2 आ गया, x का मान तो कितना आ गया, 2। अब बात करते हैं कि इसके स्तंभों की संख्या कितनी होगी। तो एक चीज आपको पता है कि अगर ए आई जे बी आई जे से गुणा होगा और एक नया आव्यूह डी आई जे निकल के आएगा तो उसका क्रम क्या होगा, a इंटू क्यू, इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो आव्यूह आपस में गुणा होते हैं, अगर b p के बराबर होगा, b p के बराबर होगा तो ये गुणा भी होंगे, और गुणा होंगे तो गुणा करने के पश्चात जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है उसका क्रम क्या होता है, इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या। और ये जो हमारा आव्यूह है ये इन दोनों को गुणा करने के पश्चात प्राप्त हो रहा है, ये जो आव्यूह है ये इन दोनों को गुणा करने के पश्चात प्राप्त हो रहा है, और इसका क्रम क्या है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ये जो 3 है ये तो पहले आव्यूह की क्या होती है, पंक्तियों की संख्या जो कि 3 ही है, और ये जो 3 है ये क्या होता है, दूसरे आव्यूह की स्तंभों की संख्या जो कि कितनी है, 3। तो एक चीज मुझे और पता लग गई कि y का मान भी कितना है बच्चों, 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डी आई जे है उसका क्रम क्या है, 3 इंटू 3, जो गुणा करने के पश्चात प्राप्त हो रहा है। और यहाँ क्या है, 3, यहाँ क्या है 3, और ये 3 क्या होता है गुणा करने वाले में, बाद वाला जो आव्यूह होता है उसके स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे q का मान क्या है बच्चों, 3 है, या q की बात नहीं करें इसकी बात करूं तो y का मान कितना है, 3। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये सब चीज हमने खुद ने समझी, आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ a का क्रम 2 इंटू 3 होगा, यहाँ a का क्रम 2 इंटू 3 होगा, माना a बराबर, अब a को मैं एक 2 इंटू 3 क्रम का आव्यूह मान लूंगा, a11 a12 a21 सॉरी a13 a21 a22 a23, ये 2 इंटू 3 क्रम का एक आव्यूह मान लिया a को। मुझे a का क्या ज्ञात हो गया था, मुझे a का क्रम ज्ञात हो गया। a का क्रम कैसे ज्ञात किया, a का क्रम मैंने इन दोनों की मदद से ज्ञात किया। मुझे पता है ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो इनके स्तंभों की संख्या बराबर होगी, सॉरी इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, इसलिए इसकी पंक्तियों की संख्या भी कितनी आ गई, 2, a की, ये a माना है मैंने। और गुणा होने के पश्चात जो आव्यूह आता है उसका क्रम क्या होता है, इसके तो पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या। तो यहां से मुझे पता लगा कि a के अंदर स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब मैं इसको इधर लिखूंगा, बायां पक्ष की अगर मैं बात करूं तो हमारा बायां पक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बायां पक्ष हो जाएगा 1 2 -3 0 -1 4, और ये गुणा होगा a11 a12 a13 से, a21 a22 a23 से। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, और ये दोनों आपस में गुणा होंगे फिर लास्ट में इसके बराबर आएंगे। तो पहले मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूं। a11 देखिए आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, अब इन दोनों को गुणा करने के लिए भी हमें नियम तो वही लगाना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति पहले से दूसरे से तीसरे से, फिर तीसरी पंक्ति पहले से दूसरे से और तीसरे से। तो देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो एक a11 से गुणा होगा तो a11 प्लस 0 a21 से गुणा होगा तो 0, एक a12 से गुणा होगा तो a12, 0 a22 से गुणा होगा तो 0, एक a13 से गुणा होगा तो a13, 0 a23 से गुणा होगा तो 0।
अब दूसरी पंक्ति इन तीनों से गुणा होगी, 2a11 से गुणा होगा तो 2a11 प्लस माइनस 1a21 से गुणा होगा तो माइनस a21, 2a12 से गुणा होगा तो 2a12 और माइनस 1a22 से गुणा होगा तो माइनस a22 और 2a13 से गुणा होगा तो 2a13 और माइनस 1a23 से गुणा होगा तो माइनस का a23। ठीक है बच्चों, अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये माइनस 3a11 से गुणा होगा तो माइनस का 3a11 और 4a21 से गुणा होगा तो प्लस का 4a21, माइनस 3a12 से गुणा होगा तो माइनस का 3a12 और 4a22 से गुणा होगा तो प्लस का 4a22। और लास्ट में माइनस 3a13 से गुणा होगा तो माइनस का 3a13 और 4a23 से गुणा होगा तो प्लस का 4a23। थोड़ा सा जगह में यहाँ ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, प्लस का 4a23। इसको इससे गुणा करने पे ये आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा ये जो आया a11 ये किसके बराबर होगा? ये दाएं पक्ष के बराबर होगा, क्योंकि ये पहले से हमें बराबर दिया हुआ है। ये किसके बराबर होगा? दाएं पक्ष के, और दायां पक्ष क्या है? ये है। तो a11 0 में जुड़ेगा a11, a12 0 में जुड़ेगा a12, a13 0 में जुड़ेगा a13। फिर नीचे ऐसे कैसा जाएगा? 2a11 माइनस a21, 2a12 माइनस a22 और a13 में 2a13 माइनस a23 माइनस 3a11 प्लस 4a21 माइनस 3a11 प्लस 4a21 माइनस 3a12 प्लस 4a22 माइनस 3a13 प्लस 4a23 बराबर 1 माइनस 2 13 माइनस 4 माइनस 10 20 3 6 माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां हम क्या देख पा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से हम क्या चीज देख पा रहे हैं कि यहां से कुछ ये हमें ये याद करना था, ए मैट्रिक्स याद करनी थी। ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इन सब का मान याद करना था हमें। तो a11 जो है, a11 का मान हम यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहे हैं कितना आ रहा है? 1, क्योंकि ये दोनों अवयव समान हैं। तो a11 किसके बराबर आ रहा है? 1 के। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि भैया a11 का मान तो 1 आ गया, a12 का मान माइनस 4 आ गया और a13 का मान 3 आ गया। पहली बात। अब बाकियों के मान निकाल लेते हैं। बाकी कौन बचा? 21 22 23। अब 21 जहां आ रहा है वहां लिख लो। देखो ये 21 आ रहा है यहाँ पे, तो 2a11 माइनस a21 किसके बराबर है बच्चों? ये जो अवयव बराबर है ये है माइनस 2 के। तो यहां से 2 इंटू a11 का मान कितना निकाला? 1 माइनस a21 बराबर माइनस 2। तो 2 एकम 2 माइनस a21 बराबर माइनस 2। तो यहां से माइनस a21 बराबर माइनस 2 प्लस का 2 उधर जाके माइनस 2। तो माइनस का a21 बराबर माइनस 4। तो a21 का मान कितना आ गया बच्चों? 4। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या देखा कि ये अवयव इसके बराबर था, ये अवयव मैंने इसके बराबर रखा। अब इस अवयव में मुझे a11 का मान तो पहले ही पता लग चुका है, a11 का मान मैंने यहां रखा, 2 एकम 2 हो गया, माइनस a21 ये आ गया। इसी प्रकार a21 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? a22। a22 इसमें आ रहा है, मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का 3 a12 प्लस 4 a22। ये वाला जो अवयव है यह किसके बराबर होगा? माइनस 10 के बराबर, माइनस 10। तो माइनस का 3 a12। अब देखिए बच्चों, a12 का मान कितना है? a12 का मान है माइनस 4। तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4a22 बराबर माइनस 10। माइनस 3 माइनस 4 12 प्लस 4a22 बराबर माइनस 10। तो यहां से
प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो 4a22 बराबर -22 और a22 बराबर -22/4 या -11/2 कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है अब a23, वो यहां से निकल जाएगा। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो 2a13 माइनस a23 बराबर 6। तो 2 इंटू a13 का मान कितना निकाल चुके हो आप? 3। तो यहाँ 3 रख देंगे, माइनस a23 बराबर 6। 3 दूनी 6 प्लस का 6 उधर जाके -6। तो a23 जो आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 0। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में अब देखो हमने सारे मान याद कर लिए हैं सब के, तो आप लिख देंगे अतः a बराबर a11 कितना आया? 1, a12 कितना आया? -4, a213 कितना आया? 3, a21 कितना आया था बच्चों? a21 आया था 4, a22 कितना आया बच्चों? माइनस का 22/4 और a23 कितना आया? 0। तो ये हमारा जो है ए मैट्रिक्स हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं अगर गुणा में दिया हुआ है तो वो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, 15th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए फिर उसे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये 2 लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने ये वाला अवयव लिया था तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर नहीं था, इसके बराबर ये था, तो इसकी जगह मैंने ये ले लिया। इसके बराबर 20 था, तो ये 20 था, प्लस का 20 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो दिया हुआ है हमें। इसमें हमें एक ए जो है मैट्रिक्स दी हुई है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें सिद्ध करना है कि ए एन जो है वह कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा के बराबर है। और एन जो है उसने किताब में जो भाषा लिखी है वो लिखी है कि एन जो है एक धन पूर्णांक है। अब अगर धन पूर्णांक है इसका मतलब स्टार्ट कहां से होंगी? संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक प्लस के, ठीक है, जिसमें 0 सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि धन पूर्णांक में 1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने जो 1 से जो संख्या स्टार्ट हो रही है तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। तो एन जो है वो किसका सदस्य होगा? एन का सदस्य होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको देख के याद आ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस हम 11th क्लास में भी किया करते थे, मैट्रिक्स रूप में नहीं थे लेकिन कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते हम देखते थे। हमारा गणितीय आगमन का जो सिद्धांत था उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस हल किया करते थे 11th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस क्वेश्चन को भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा ही करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो कथन हमें सिद्ध करना होता था, जैसे ये कथन हमें, ये कथन के रूप में हमें दे दिया कि भैया ए तो ये है तो ए एन जो है इसके बराबर, तो ये कथन हमें सिद्ध करना है। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी थी होती थी या जो कथन हमें सिद्ध करना होता था उसे हम क्या मान लेते थे? कोई फलन मान लेते थे। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैं सबसे पहले इस कथन को क्या मान लेता हूं? एक फलन मान लेता हूं। तो मैं लिखूंगा माना दिया गया कथन P n है, माना दिया गया कथन P n है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे बच्चों? सबसे पहले n का मान कितना रखते थे? n बराबर 1 रखने पर, या n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, अच्छा n बराबर 1 रखते हैं तो a1 कितना आएगा बच्चों? a1 देखो n का मान यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 की घात 1 कितना आएगा? cos, n का मान 1 रखेंगे तो cos अल्फा, साइन के साथ n का मान 1 रखेंगे तो साइन अल्फा, इधर भी n का मान 1 रखेंगे तो माइनस साइन अल्फा, और इधर भी n का मान 1 रखेंगे तो cos अल्फा। तो क्या a की घात 1 ये है? क्या a की घात 1 का मतलब क्या है? a, क्या a बराबर ये है क्या? बिल्कुल है। ये देखिए, ये दिया हुआ है हमें कि a बराबर ये है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो a की घात ये 1 के लिए क्या हो रहा है? सत्य साबित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, ये सत्य हो रहा है ना। ये a की घात 1 के लिए क्या हो रहा है? सत्य हो रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं फिर कि माना
n बराबर फिर क्या मानते थे, k मान लेते थे या m मान लेते थे, मैं k मान रहा हूं, माना n बराबर k के लिए भी p के क्या मान लेते थे हम, सत्य मान लेते थे, p के क्या है, सत्य है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत ध्यान से पढ़ा है 11th क्लास में, तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ हम करते थे उसमें। तो n बराबर k के लिए हम p के क्या मान लेते थे, सत्य। तो चलिए यहाँ पे इसे p के याद करते हैं बच्चों। p के क्या आएगा यहाँ पे, p के जो है वह क्या आएगा, देखो अब n की जगह क्या रखेंगे हम, k रखेंगे, तो a k, n की जगह क्या रख रहे हैं, अब k रख रहे हैं, तो a k बराबर कितना आ जाएगा, cos k अल्फा साइन k अल्फा। ऐसे थोड़ा छोटा लिख देता हूं क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और cos k अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, p के लिए हमने इसको मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं कि हम यहां सिद्ध करेंगे सॉरी यहां हम लिखेंगे कि यहां हम p k प्लस 1 लेते थे। फिर पहले p k के लिए हम मान लेते थे कि माना n बराबर k के लिए माना n बराबर k के लिए p k क्या है, सत्य है, तो p k का मान निकाल लिया हमने। फिर क्या करते थे, p k प्लस 1 लेते थे, एक एक बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक है, तो p k प्लस 1, यहां हम p k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि यहां हम p k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि जब p k सत्य होगा, जब p k सत्य होगा तो p k प्लस 1 भी सत्य होगा। कि जब p के सत्य है, अगर p के सत्य है तो हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये सिद्ध करेंगे सॉरी, कि जब p के सत्य है तो p k प्लस 1 भी सत्य होगा ही होगा। p के हमने यहां सत्य मान लिया है, तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि p k प्लस 1 भी सत्य है। और अगर p k प्लस 1 सत्य हो गया तो फिर गणितीय आगमन का सिद्धांत यहां लागू हो जाएगा और उस हिसाब से फिर ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चलिए p k प्लस 1 सत्य है या नहीं, p k प्लस 1 वाला जो कथन है वह सत्य है या नहीं, यह अब हम देख लेते हैं। तो देखिए p k प्लस 1 क्या होगा बच्चों, अब n की जगह क्या रखेंगे हम, k प्लस 1, तो a k प्लस 1 बराबर cos k प्लस 1 अल्फा साइन k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 अल्फा और cos k प्लस 1 अल्फा। ठीक है बच्चों, ये अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ये इसके बराबर है या इसके बराबर ये आएगा, ये अब हमें सिद्ध करना है। अगर ये अभी हमने सिद्ध कर दिया तो फिर हमारी ये जो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे ये चीज सिद्ध हो जाएगी, और ये चीज सिद्ध हो गई तो गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू हो जाएगा और उस हिसाब से फिर ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए बच्चों यहां हम सबसे पहले लेंगे बायां पक्ष, और बाएं पक्ष को हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, इस दाएं पक्ष के। चलिए बायां पक्ष ले लेते हैं, a k प्लस 1। अब देखो a k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a k डॉट a की घात 1 लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ के यही बन जाएगा, तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो a k डॉट a1 लिख सकता हूं। अच्छा a k डॉट a1 का मतलब क्या है, क्या मेरे पास a की घात k का मान है क्या, बिल्कुल है, मैंने यहाँ निकाला था, ये रहा, तो ये लिख देता हूं cos k अल्फा साइन
के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा, और एक ही घात एक ही रहा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों को गुणा करूंगा मैं, ये हमारा बायां पक्ष चल रहा है। अगर इसको गुणा करने पर, इसको इससे मतलब इसको इससे गुणा करने पर ये आ गया, तो फिर यहां गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो चलिए a के डॉट a1 निकालते हैं। तो इसको इससे गुणा करना है बच्चों मुझे। अब ये दो आव्यूह हैं, दोनों के क्रम क्या है, 2 इंटू 2, तो ये गुणा हो सकते हैं, कई बार देख चुके हम ये चीज। मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा, पहले इसको इससे करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करता हूं, तो कॉस के अल्फा किससे गुणा होगा, कॉस अल्फा से। कॉस के अल्फा किससे गुणा होगा, कॉस अल्फा से। ठीक है, और साइन के अल्फा किससे गुणा होगा, माइनस साइन अल्फा से। तो प्लस साइन के अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से। ये तो हो गई बच्चों ये वाली बात। ठीक है, अब इस तरह आ जाते हैं। अब ये इससे गुणा होगा, तो कॉस के अल्फा किससे गुणा होगा, साइन अल्फा से। कॉस के अल्फा, थोड़ी बच्चों जगह की प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे इसको थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कॉस के अल्फा को कॉस अल्फा से गुणा करूंगा, तो मैं बिल्कुल छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे। कॉस के अल्फा किससे गुणा होगा, कॉस अल्फा से, और प्लस साइन के अल्फा माइनस साइन अल्फा से। ठीक है, फिर साइन के अल्फा साइन अल्फा से, प्लस साइन कॉस के अल्फा साइन अल्फा से, कॉस के अल्फा साइन अल्फा से, और साइन के अल्फा कॉस अल्फा से। थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, पहले इसको इससे गुणा किया। तो देखो कॉस के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा हुआ, कॉस के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा हुआ, फिर कॉस साइन के अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा हुआ, तो प्लस लगाया, और साइन के अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा किया। ठीक है, फिर हमारा दूसरा अवयव लाना था हमें, तो कॉस के अल्फा को मैंने गुणा किया साइन अल्फा से, कॉस के अल्फा साइन अल्फा से गुणा हुआ, और साइन के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा, साइन के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। माइनस का साइन के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा, माइनस का साइन के अल्फा। अब ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली जो पंक्ति है वो इस स्तंभ से गुणा होगी, तो माइनस का साइन के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा, तो माइनस साइन के अल्फा किससे गुणा होगा, कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा से, प्लस कॉस के अल्फा माइनस साइन अल्फा से, कॉस के अल्फा माइनस साइन अल्फा से। ठीक है बच्चों, माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा हुआ, और कॉस के अल्फा माइनस साइन अल्फा से गुणा हुआ। इसके बाद अब हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा कर लेते हैं। तो माइनस का साइन के अल्फा साइन अल्फा से गुणा होगा, माइनस का साइन के अल्फा, माइनस का साइन के अल्फा साइन अल्फा से गुणा होगा, और प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा, कॉस के अल्फा कॉस अल्फा से गुणा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। तो बराबर, अब देखिए कहीं ना कहीं मुझे लाना तो ये था, मैंने बताया था आपको कि इससे ये सिद्ध करना है मुझे। तो ये कैसे सिद्ध करूं, अब देखिए
देखिए मुझे यहाँ चाहिए कॉस के प्लस 1 अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये कॉस के अल्फा, कॉस के अल्फा, ये कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, तो अगर आप लोग चाहें तो साथ ही साथ इसे नोट कर लीजिएगा। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस के अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसी क्या लिख सकता हूं, कॉस, इसको यही रहने दो, कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो देखो ये दोनों ही माइनस में आएंगे, ये तो माइनस में है ही, माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन के सॉरी माइनस कॉस के अल्फा साइन अल्फा। इसकी बात करता हूं बच्चों, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको ये बनाते हैं अपन। तो कॉस, ये के अल्फा जो है ये मेरी एक तरह से ए है, और अल्फा जो है वो बी है। यहाँ पे ये ए है और ये बी, अल्फा जो है वो बी है। देखिए के अल्फा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी ए, इसको भी ए लिख दिया मैंने। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस के अल्फा प्लस बी मतलब अल्फा। ठीक है बच्चों, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी होता है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी। अब बात आती है इसकी, तो इसमें देखो साइन ए कॉस बी, अब ये दोनों ही माइनस के हैं, तो एक बार के लिए मैं इन दोनों में से माइनस तो ले लूं कॉमन, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो फिर क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बोल लो, या कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी बोल लो। फॉर्मूला किसका बनेगा, फॉर्मूला बनेगा यही साइन ए प्लस बी का, बट काहे में आएगा, माइनस में, क्योंकि मैंने माइनस का कॉल ले लिया है कॉमन, तो साइन ए प्लस बी। और लास्ट में अगर मैं बात करूं इसकी, अच्छा बच्चों इसको सेपरेट दिखाने के लिए सिर्फ अवयवों को मैं ये लाइन खींच रहा हूं, इसकी बात करूं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला लग गया वापस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यही फॉर्मूला लग गया। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये जो बना था आपका, ये क्या फॉर्मूला बना था, कॉस ए के अल्फा प्लस बी। ठीक है, ए का मतलब के अल्फा, पर अभी भी ये इसकी तरह नहीं आया है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, इसने सभी में अल्फा को कॉमन ले रखा है, अल्फा को क्या ले रखा है, कॉमन, तो अपन भी कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस अल्फा कॉमन लूंगा तो इधर तो क्या बचेगा, के, उधर क्या बचेगा, एक, और बाहर अल्फा कॉमन आ जाएगा। इसमें से अल्फा कॉमन लूंगा तो साइन के प्लस एक अल्फा कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन लूंगा साइन के प्लस एक अल्फा, और कॉस कॉमन, इधर से अल्फा कॉमन लूंगा तो कॉस के प्लस एक, और बाहर अल्फा कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में आप लोगों के। तो ये जो है, अगर आप मान लीजिए यह आपको थोड़ा घिचपिच लग रहा है कि पास पास लिखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना तो आपको आता ही है। इन दोनों अवयवों को आप गुणा करके देख लीजिएगा,
गुणा करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी कि ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरा ध्यान दाएं पक्ष पे जरूर रहना चाहिए, तो इसको मैं दाएं पक्ष के रूप में कैसे बदलूं, उसके लिए मैंने जो भी माइनस वगैरह जैसे यहाँ से कॉमन लेना था लेके इसको दाएं पक्ष के रूप में बदल दिया। तो अब ये मेरा जो है इसके दाएं पक्ष के रूप में आ चुका है, मतलब मुझे जो सिद्ध करना था वो मैं सिद्ध कर चुका हूं। अतः दिया गया कथन, जो ये कथन दिया गया था, इति सिद्धम लिख देना बराबर दायां पक्ष, अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, दिया गया कथन सत्य है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन था 9th वाला, जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, वो भी मैंने नहीं करवाया था क्योंकि वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वही आपको सब कुछ दिया हुआ था। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी 9th क्वेश्चन को जब आप देखेंगे कि आई जो है वो तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है। तृतीय क्रम का मतलब होता है बच्चों 3 इंटू 3। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए बच्चों, अभी जो मैं बात कर रहा था 9th क्वेश्चन में एक आव्यूह दिया हुआ था आपको आई, जो कि तृतीय क्रम का है। तो आई मतलब आप जानते हैं इकाई आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे कैसे पता लगा इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ आएंगे, क्योंकि उसने तृतीय क्रम दे दिया। वो इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 3 क्रम का, लेकिन आपको पता है इकाई आव्यूह जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह भी होता है, तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी, समान। तो तृतीय का मतलब क्या है कि 3 ही पंक्तियां और 3 ही स्तंभ। तो आई का मान ये दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, वही आपको गुणा वगैरह करके उसे सिद्ध करना था, तो उसे आप कर लीजिएगा। नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसमें आपकी बिल्कुल पूरी सहायता करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ये जो अभी अपन ने किए हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत पे आधारित, इस टाइप के मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा। वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और उन क्वेश्चंस को ट्राई करके आपको जो है मुझे अपना होमवर्क भेजना है। तो जो क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा वो भी करने हैं, साथ में आपको इसमें होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 11, और इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन छुड़वाया था एक बीच में, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, खुद करने हैं आपको अपने लेवल पे। इस क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।